Okay, so people, we are starting with this new chapter of climate. Climate, क्लाइमेट क्या होता है? देखो, एक जगह का एक जो वेदर पैटर्न डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. ठीक है, मतलब आज अगर मैं बोलूं कि आज थोड़ी सी बरसात है या आज थोड़ी सी उमस है या आज थोड़ी सी गर्मी है, तो ये आज का जो मामला होता है वो होता है वेदर. ठीक है, और पिछले 4 महीने से बरसात का मौसम है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैसा क्लाइमेट. गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है. मतलब अगर आपका एक रेपिटेटिव पैटर्न में कोई वेदर डिस्प्ले होता है अक्रॉस 15 डेज और मे बी अ मंथ और मे बी 2 to 3 months, देन दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. वेदर आपका डे टू डे हला है. ठीक है, वेदर इज समथिंग विच इज डे टू डे, बट क्लाइमेट इज समथिंग विच इज अक्रॉस अ लार्जर फ्रेम ऑफ टाइम. ठीक है, अक्रॉस अ लार्जर फ्रेम ऑफ टाइम. So climate refers to the sum total of weather conditions and variations. ठीक है, तो आपके जो डे टू डे वेदर कंडीशंस होते हैं उसी का सम टोटल होता है भाई साहब आपका क्लाइमेट. ठीक है, सो क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन. तो ये जो आपके वेदर कंडीशंस होते हैं या वेरिएशंस होते हैं उसका सम टोटल है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द क्लाइमेट. ठीक है, ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत लंबे समय तक जो वेदर में वेरिएशंस होते हैं. ठीक है, वेदर में जो वेरिएशंस होते हैं बहुत लंबे समय तक, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. ठीक है, जो बहुत लंबे समय तक वेदर में वेरिएशंस होते हैं वी कॉल दैट एज क्लाइमेट. सो क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसको हम बोलेंगे क्लाइमेट. ठीक है, सो मोर देन 30 ईयर्स, जैसे अगर आप देखोगे मोर देन 30 ईयर्स, ये आपका क्लाइमेट का कंडीशन हो गया. ठीक है, ओके. What is weather? तो वेदर बेसिकली है क्या? वेदर इज द डे टू डे कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. तो डे टू डे, आज गर्मी ज्यादा है, आज अब उमस ज्यादा है, तो ये डे टू डे कंडीशन है. आप देखोगे गूगल वगैरह में भी आपका वेदर कंडीशंस आता रहता है ना. देयर विल बी रेनफॉल टुडे, देयर विल बी सो मच ऑफ ह्यूमिडिटी टुडे. ठीक है, और उसको बंद कर देना. तो देयर विल बी सो मच ऑफ रेनफॉल टुडे और देयर विल बी सो मच ऑफ टेम्परेचर टुडे. ये आपका भाई साहब है वेदर कंडीशंस. दीज आर नोन एज वेदर कंडीशंस. वेदर कंडीशंस आपका हमेशा डे टू डे होता है. ठीक है, वेदर कंडीशंस इज द डे टू डे कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. और क्लाइमेट क्या होता है भाई साहब? लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है. ठीक है, लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है. व्हेन आई से इट इज वेरी कोल्ड टुडे, सो आई एम रेफरिंग टू जस्ट टू टुडेज टेम्परेचर. अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आज बहुत ठंडी है, तो मैं सिर्फ आपको आज के टेम्परेचर के बारे में बता रहा हूं. ठीक है, तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे, सो इट हैज बीन वेरी हॉट सिंस येस्टरडे. ठीक है, कल से आज ज्यादा भाई साहब टेम्परेचर ज्यादा है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस अ वीक. ठीक है, दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स अबाउट द वेदर. ये भाई साहब वेदर के रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं. दीज आर वेदर रिलेटेड स्टेटमेंट्स. ठीक है, वेदर आपका डे टू डे होता है, लेकिन क्लाइमेट आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई साहब मुंबई में लगभग मिड ऑफ जून से मॉनसून क्लाइमेट स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो वैसे ही लोगों को प्लानिंग करनी पड़ती है. ठीक है, जैसे अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं, जैसे गोवा वगैरह में अगर आप रहते हैं, तो वहाँ पे आपके टूरिस्ट जो ज़्यादा करके एस्टैब्लिशमेंट होते हैं वो शट डाउन हो जाते हैं. ठीक है, जनरली जून से या मई के एंड से ही, अराउंड मई 20th या से वो सब बंद कर देंगे. लगभग सितंबर तक बंद ही रहेगा. ठीक है, क्योंकि वो भाई साहब लकड़ियों के बने होते हैं और इसमें रेन का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो टूरिस्ट भी नहीं आते हैं रेन के टाइम पे. ठीक है, तो इसीलिए इसको बंद रखा जाता है. तो ये सीजनल हो जाता है. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं. वेदर पे डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी है. ये आज का वेदर ऐसा है, कल का वेदर ऐसा है, ये है. लेकिन क्लाइमेट जो है वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है. अभी मानसून का क्लाइमेट चल रहा है, या अभी विंटर सीजन चल रहा है, या अभी भाई साहब आपका समर सीजन चल रहा है, या स्प्रिंग सीजन चल रहा है. दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, इट डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, सो वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है, एक दिन का हो सकता है, आधे घंटे का हो सकता है भाई साहब वेदर. ठीक है, 5 घंटे का हो सकता है, आधे दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है. ये होता है भाई साहब वेदर. वेदर इज व्हाट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का स्टेट क्या है? ओवर एन एरिया, एक एरिया में, ओवर एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या स्टेट है. ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम. ठीक है, ये सेम है भाई साहब वेदर और क्लाइमेट का. टेम्परेचर, ठीक है, वेदर और क्लाइमेट जिससे बना होता है वो सेम ही होता है. इट्स लाइक दिस कि अगर समझ लो ये दीवार है, ये दीवार बहुत सारे ईंटों से बनी हुई है. अगर आप एक ईंटे की बात कर रहे हैं तो आप एक्चुअली एक वेदर की बात कर रहे हैं. पूरे दीवार की बात कर रहे हैं तो आप भाई साहब क्लाइमेट की बात कर रहे हैं.
क्लाइमेट जो बनता है वो वेदर से ही बनता है ना, तो वेदर उसका हिस्सा है, वेदर इज अ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक रेपिटेटिव वेदर पैटर्न जो है वो क्लाइमेट बनाता है। क्लियर है? ओके, सो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। जिन चीजों से भाई साहब आपका वेदर बना हुआ है उन्हीं चीजों से क्लाइमेट भी बना हुआ है। ठीक है, वेदर का पहला जैसे इन्फ्लुएंस है आपका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर किससे होता है भाई साहब? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बिकॉज सन राइजेस इन द ईस्ट वेस्ट, जो भी है। ठीक है, इसके वजह से भाई साहब होता है आपका टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब आपका एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर होता है भाई साहब आपका विंड। ठीक है, देन यू हैव ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर मतलब समझ में आ गया, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। आपके दिन के, किसी ने आपने अपने मोबाइल में वेदर की रिपोर्ट देखा है? तो वेदर रिपोर्ट में क्या क्या होता है बताइए? टेम्परेचर कैसे देता है? नहीं, टाइम वाइज, लेकिन आपका दिन का ना एक हमेशा एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और एक होता है भाई साहब आपका मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की स्टडी होती है टेम्परेचर में। मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? लगभग दोपहर के टाइम पे 12, 1, 2 और 3 o'clock इन दी आफ्टरनून में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। और मिनिमम टेम्परेचर जस्ट 1 hour बिफोर सनराइज, 1 घंटे सनराइज के पहले आपका दिन का मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जनरली आपका जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार भी बोलते हैं, या 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल भी बोलते हैं। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट वेज इन विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड। आप सबके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर का प्रेशर है। आपने अक्सर सुना रहेगा जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उनको हेडेक होता है। क्यों? जैसे समझ लो अगर मैं एक लो ब्लड प्रेशर का इंसान हूँ, अगर मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो मुझे बहुत हेडेक होगा। एनी रीजन वाई दिस विल हैपन? देखो हो क्या रहा है, आपका जो आउटसाइड एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो आपके ब्लड प्रेशर से बैलेंस हो रहा है ना। आपका बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपके प्रेशर से बैलेंस हो रहा है। जैसे अगर आप पानी में कभी उतरते हैं स्विमिंग पूल में, डू यू फील द प्रेशर ऑफ वाटर? डू यू फील द प्रेशर ऑफ वाटर? ये प्रेशर ऑफ वाटर के लिए आप बने नहीं हैं। हाँ, आधा घंटा स्विमिंग कर लिया या 1 घंटा स्विमिंग कर लिया, इट्स ओके, बट आप इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। मछलियाँ जो हैं वो इस प्रेशर ऑफ वाटर के लिए बनी हुई हैं, आप जैसे बने हुए प्रेशर ऑफ एयर के लिए। ठीक है, सो प्रेशर ऑफ एयर हमेशा आपके ऊपर रहेगा और इसको बैलेंस कौन करता है? आपके खुद का ब्लड प्रेशर। तो जब आपका खुद का ब्लड प्रेशर फॉल डाउन हो जाता है तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पे भारी पड़ने लगेगा और तब आपको हेडेक होगा, देन यू विल फील द हेडेक। ठीक है, सो इसकी वजह से आपका प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है, इनफैक्ट बहुत एक्सट्रीम केसेस में लोगों के ब्रेन हैमरेजेस हो जाते हैं, मतलब आँख, नाक, कान से खून आने लगता है। सो अ ब्रेन हैमरेज हैपेंस, देन ब्लड ओजेज आउट फ्रॉम ऑल द स्पॉट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इट बिकम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड भाई साहब क्या होता है? विंड कैसे चल रही है, हवा कैसे चल रही है, तो दैट इज कॉल्ड विंड। ठीक है, तो ये भी भाई साहब आपके वेदर का एक कंडीशन हो गया। ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई साहब? ह्यूमिडिटी इज द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। कितना भाई साहब आपका वाटर वेपर कंटेंट है? ह्यूमिडिटी मतलब होती है उमस। जनरली कोस्टल एरियाज में आपका उमस ज्यादा होता है, वाटर वेपर कंटेंट ज्यादा होता है थोड़ा सा। ठीक है, ड्राई नहीं होता है एरिया। तो आपका जो समुंदर है उसके ऊपर भाई साहब ऐसा बहुत सारा वाटर वेपर होता है। वही समुंदर की हवा भाई साहब कहाँ पे आती है? वही समुंदर की हवा कोस्टल एरियाज में आती है। तो इसीलिए एयर में ह्यूमिडिटी का कंटेंट जनरली कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होता है। जब आपकी बारिश होती है तो हम बोलेंगे 100% ह्यूमिडिटी। ऐसा कंडीशन कि भाई साहब अगर आप हवा में जा रहे हैं तो भीग रहे हैं, तो भीग रहे हैं मतलब पूरा पूरा भीग रहे हैं, तो इसका मतलब आपका 100% ह्यूमिडिटी हो गया। ठीक है, so temperature, atmospheric pressure, wind and humidity, these are the elements of weather and climate. These are the basic elements of weather and climate. Then what we have is precipitation. Precipitation basically क्या होता है people? What is precipitation? Anybody? प्रेसिपिटेशन मतलब होता है आपका रेनफॉल। ठीक है, कहीं कहीं पे स्नोफॉल। ठीक है, सो वाटर जब ऊपर से गिरता है, मतलब बहुत, देखिए वाटर, देखिए समझ लीजिए बारिश में पानी है। ठीक है, बारिश जो है वो वाटर वेपर से बना हुआ है, मतलब जो आपके बादल होते हैं वो वाटर वेपर से बने हुए थे। लेकिन क्या हर आता हुआ बादल पानी बरसाता है? नहीं। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा उसकी डेंसिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा, तब जाकर वो भाई साहब गिरने लगता है बारिश की बूंदों से।
तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। द फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो ये आपके 5 फैक्टर्स हैं, दीज आर द 5 फैक्टर्स विच आर कॉमन टू बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। क्या क्या हो गया भाई साहब? टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, विंड, प्रेसिपिटेशन, दीज आर द 5 फैक्टर्स, ठीक है। You may have observed that weather conditions fluctuate very often even within a day. तो एक दिन में ही आपको बहुत सारे वेदर फ्लक्चुएशन के कंडीशन दिखेंगे, ठीक है। जैसे एकदम सुबह अगर आप उठते होंगे तो ठंडी लगती है ना, और अगर दिन के टाइम पे आप आ गए गर्मी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो सुबह और दिन के टेम्परेचर्स में काफ़ी सारा फर्क आ जाता है। रात को भाई साहब टेम्परेचर थोड़ा सा और ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। सो 3 बजे दोपहर का जो टेम्परेचर रहेगा, क्या वही टेम्परेचर आपका 9 बजे शाम का रहेगा? नहीं रहेगा, राइट। और क्या वही टेम्परेचर आपके सुबह का 6 बजे का रहेगा? नहीं। सो यू सी अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस थ्रू आउट द डे, ठीक है। सिर्फ टेम्परेचर में नहीं, आप कभी कभी देखोगे भाई साहब अभी धूप निकली और अभी बारिश चालू, तो कभी कभी फ्लक्चुएशन जो है तो मतलब विद इन मिनट्स हो जाते हैं। अभी अच्छा खासा मौसम था, अभी बारिश चालू हो गई, ठीक है। सो दीज आर फ्लक्चुएशंस दैट हैपन थ्रू आउट द डे इन वेदर। वेदर में ये फ्लक्चुएशंस कंटिन्यूसली अकर करते रहते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे, बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। तो अक्रॉस फ्यू वीक्स और मंथ्स एक कॉमन पैटर्न सा डेवलप होने लगता है, और इसी कॉमन पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। On the basis of generalized monthly conditions, the year is divided into seasons, such as, तो आपके ईयर को हम डिवाइड कर देते हैं सीजन्स में, such as विंटर, समर, रेनी, ठीक है। तो ये सब अलग अलग सीजन्स हैं। मुंबई में रहकर आप सारे सीजन्स का उपभोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू जनरली, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट सेम टाइप का टेम्परेचर रहता है। यू डोंट एक्सपीरियंस टू मच ऑफ हीट ड्यूरिंग द समर, नीदर यू एक्सपीरियंस टू मच ऑफ कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट इन्फ्लुएंस है ड्यू टू द सीज। हाउएवर आपका एक एक्सट्रीमिटी है रेन्स, ये 4 महीने चलता है, ठीक है। 4 महीने तक आपका भाई साहब बारिश होता रहेगा, ये थोड़ा सा एक्सट्रीमिटी है। अदरवाइज इन मुंबई एंड नियर बाई एरियाज यू डू नॉट फेस दैट मच ऑफ वेदर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। आप अगर पूना साइड में चले जाएंगे, थोड़ा सा पूना मतलब यहाँ से क्या 2-2.5 घंटे का ये रास्ता, और 2-2.5 घंटे के रास्ते में आप देखोगे कि मतलब जब आप पूना जाते हैं तो ठंडी में वहाँ पे अच्छा खासा ठंडी पड़ जाती है। वैसा मतलब कंबल उम्बल ओढ़ना पड़ता है, जैकेट स्वेटर पहनना पड़ता है, ठीक है, जो आप यहाँ पे नहीं पहनते हो, या जिन चीज़ों का आप व्यवहार यहाँ पे जनरली नहीं करते हो, ठीक है। आप अगर वहाँ पे गर्मी के मौसम में चले जाएंगे तो वैसा पसीने निकल जाएंगे आपके, यहाँ पे उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप समुंदर के ज़्यादा पास है। जितना ज़्यादा आप समुंदर के पास होंगे उतना ही क्लाइमेट आपका मॉडरेट होगा, क्योंकि समुंदर का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लैंड क्लाइमेट पे होता है, ठीक है। लैंड क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा होता है, ओके। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो सीजन्स की, तो सीजन्स का वेरिएशन आपको जनरली प्लेन एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ना कि कोस्टल एरियाज में, ठीक है। कोस्टल एरियाज में आपको मॉडरेट क्लाइमेट्स मिलेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार पीपल? आप अगर इंडिया में एकदम डीप नॉर्थ में चले जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा ठंड और उतनी ही गर्मी भाई साहब, ठीक है। जितनी गर्मी उतना ही ज़्यादा ठंड रहेगा, ठीक है। सो आप समझ लो ठंडी के टाइम पे इतने लोग भी अगर बैठे रहेंगे ना तो आप भाई साहब कांपते रहेंगे अगर आपने जैकेट या स्वेटर नहीं पहना रहेगा। रूम हीटर्स लगाने पड़ते हैं, जैसे ये एसी लगा हुआ है जो रूम को चिल करता है, वैसे ही भाई साहब रूम हीटर्स होते हैं जो रूम को हीट करते हैं, ऐसे जगहों पे लगते हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसे एरियाज है डीप डाउन इन द नॉर्थ समवेयर, ठीक है। यू विल फाइंड दैट पीपल आर एक्सटेंसिवली यूजिंग रूम हीटर्स टू कीप देयर रूम्स वार्म during winter season, which is something that you might not have experienced staying in a coastal area like Mumbai, ठीक है। But these are things, weather extremities होते हैं, ठीक है। Okay, so the world is divided into a number of climatic regions. तो हमने भाई साहब पूरे वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया है। इसका मकसद क्या है? डिवाइड करने का मकसद क्या है कि भाई साहब ये रीजन में ये क्लाइमेट होगा, ये रीजन में ये क्लाइमेट होगा। अगर समझ लो भाई साहब कल को आपका जॉब लग जाता है, आप जा रहे हैं यूएस और आपको भाई साहब कुछ मालूम ही नहीं। मुझे याद है मैं एक बार स्कूल जा रहा था एंड मैं तो साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रहा हूँ, और हमारा जो स्टेशन था ना वो बीच में आता था, तो रेलवे स्टेशन है और मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मैंने देखा भीड़ जमी हुई है। तो क्या हुआ है, कोई बंदा मतलब मुंबई से मेरे मतलब मैं नॉर्थ में था तभी, इलाहाबाद आया हुआ था वो कोई बंदा, और भाई साहब वो उसको मालूम नहीं था कि यहाँ पे इतनी ठंड है। वैसे कहाँ पर आया भाई साहब, तो मतलब इतना ज़ोर से कहाँ पर आया, वो लोग मतलब उसको फ़नी सोच रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा है बेचारे की, लेकिन उसको प्लानिंग नहीं थी, उसको मालूम नहीं था कि भाई साहब इतनी भी ठंडी हो सकती है।
मतलब मेरे एरिया में टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मुंबई में जो इंसान रहता है भाई साहब उस टाइम पे वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो बंदा अचानक से भाई साहब वहाँ पे लैंड करता है और वो भाई साहब कांपने लगता है। ठीक है, सो अगर आप ऐसे किसी जगह पे जा रहे हैं अचानक भयानक में किसी भी रीजन से, और आपको भाई साहब उस रीजन का क्लाइमेट या टेम्परेचर्स नहीं मालूम है, तो ऐसे हादसे आपके साथ हो सकते हैं। आप भाई साहब ना ही कोई स्वेटर लेकर आए हैं, ना ही कोई जैकेट लेकर आ गए, आप पहुंच गए भाई साहब हिमाचल, ओ वाह, ठीक है, तो तांडव हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, सो इसीलिए कहीं भी जाने के लिए, समझने के लिए आपको वहाँ पर उसका क्लाइमेट जानना बहुत ज़रूरी है। और क्लाइमेट सिर्फ आपको ठंडी से गर्मी से बचाने के लिए नहीं होती, क्लाइमेट का आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके बॉडी पे आता है। आपका बॉडी क्लाइमेट का स्ट्रेस झेलता है। ठीक है, स्ट्रेस सिर्फ अलग अलग चीज़ों से नहीं आती, मतलब मेंटल स्ट्रेस ही नहीं होता है, आपके बॉडी में भी बहुत सारा स्ट्रेस होता है। आपका बॉडी बहुत सारा स्ट्रेस लेता है। अचानक भयानक में क्लाइमेट चेंज हो गया, अभी आपका बॉडी भाई साहब अडेप्ट करेगा। ठीक है, उस क्लाइमेट को अडेप्ट करेगा, तो ये सारे चेंजेस आपके बॉडी में आएंगे। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे समझ लो आपने देखा रहेगा कि गर्मियों में आपको वो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, त्वचा रूखी हो गई है, कोल्ड क्रीम लगाइए। ठीक है, क्यों भाई साहब सर्दियों में त्वचा रूखी क्यों हो जाती है? क्योंकि आपके स्किन के नीचे होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, और ये सेबेशियस ग्लैंड्स ऑयल सिक्रीट करते हैं। जब आपका गर्मी का क्लाइमेट है तो आपके बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस होगा, और अगर ज़्यादा वाटर लॉस हो गया तो हो सकता है इंसान डिहाइड्रेट हो जाए, हो सकता है इंसान कोलैप्स कर जाए, और हो सकता है इंसान मर भी जाए। तो इसीलिए वो सेबेशियस ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? ऑयल सिक्रीट करते हैं। अभी ऑयल और वाटर, मतलब आपका पसीना और ऑयल जब मिक्स हो रहे हैं तो ऑयल जनरली ऊपर लेवल पे आ जाता है और ये वाटर जनरली नीचे लेवल पे रह जाता है। तो अभी ये वाटर इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, जिस रेट से इवेपोरेट होना चाहिए उस रेट से इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, मतलब आपके बॉडी से वाटर लॉस कम होगा। सर्दियों में भाई साहब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका भाई साहब टेम्परेचर्स कम है, आपके बॉडी में से वाटर लॉस ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आपका बॉडी बोलेगा क्यों फालतू में हम सेबेशियस ग्लैंड्स ऑयल सिक्रीट करें, ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपकी त्वचा रूखी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी त्वचा में जो सेबेशियस ग्लैंड्स एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं या कर रहे थे ड्यूरिंग समर सीजन, दैट वाज टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर विच विल नॉट हैपन इन द विंटर सीजन। तो आप देख रहे हो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज में कैसे आपके बॉडी ने अडेप्ट किया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जब किसी एक क्लाइमेटिक रीजन ऑफ अर्थ से दूसरे क्लाइमेटिक रीजन में मूव करते हैं, आपके बॉडी में काफ़ी सारा स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, प्लस स्ट्रेस भी जनरेट होगा। इसीलिए वी नीड टू नो दीज रीजन्स, ये क्लाइमेटिक रीजन्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो जैसे आपका देखो कि अगर यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट किस टाइप का क्लाइमेट है? इक्वेटर जहाँ से जा रहा है उसके सराउंडिंग एरियाज में जिस टाइप का क्लाइमेट डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल क्लाइमेट। जनरली बहुत वार्म क्लाइमेट होता है, जनरली भाई साहब टेम्परेचर्स थोड़े से हाई होते हैं, और जनरली यहाँ पे बारिश बहुत होती है। ठीक है, सो दिस इज मोर और लेस एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इंडिया में भी इस पूरे एरिया में और श्रीलंका में भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस है। ये इक्वेटर जहाँ से पास कर रहा है उसके आजू बाजू के रीजन्स को हम बोलेंगे कि दे हैव एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट आपका देखो इन रीजन्स पे आपका जहाँ पे ब्लू है दैट इज बेसिकली मॉनसून टाइप क्लाइमेट। ठीक है, एंड देन वी हैव डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। वर्ल्ड के जो बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं यू विल फाइंड देम इन दीज रीजन्स। दिस इज हैविंग डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। ठीक है, अल्पाइन क्लाइमेट्स। ठीक है, अल्पाइन क्लाइमेट मतलब बहुत कोल्ड है, बहुत ज्यादा कोल्ड है। ठीक है, सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। बारिश की कोई कमी नहीं है, और मतलब हमारे प्राइमरी इंडिया में बारिश की कमी नहीं है, लेकिन इस चीज़ को हम आज नहीं समझ पा रहे हैं। लगभग ऐसा माना जाता है कि मे बी 50 years डाउन द लाइन वी विल बी रनिंग विद स्कैरसिटी ऑफ वाटर, वी विल नॉट हैव दिस टाइप ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। मैंने जैसे आपको बताया कि अर्थ भाई साहब ऐसे घूम रहा है ना, ऐसा सन है और इसके आजू बाजू घूम रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं घूम रहा है, सन ऐसे ऐसे घूम रहा है भाई साहब, दोनों भी घूम रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ स्पाइरल मोशन दैट इज हैपनिंग। और अगर स्पाइरल मोशन हो रहा है तो इसका मतलब आपके क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, होएगा ही। आज की तारीख में जो डेजर्ट है कल वो भाई साहब हरा भरा हो सकता है, और कल के आज जो भाई साहब हरा भरा रीजन है वो डेजर्ट भी बन सकता है। इतनी जल्दी नहीं आएंगे, इट विल टेक सम टाइम, बट एक स्पाइरल मोशन हो रहा है। जैसे ये स्पिन कर रहा है अर्थ, ऐसा नहीं है कि अर्थ सिर्फ ऐसा स्पिन कर रहा है, इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ मूविंग अहेड, और ये ऐसे ऐसे जा रहा है। गैलेक्सी भी आगे जा रही है भाई साहब, और साथ ही साथ अर्थ भी आगे जा रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह की पोजीशन
विथ रिलेटिव टू सन इज चेंजिंग, और अगर ये चेंज हो रहा होगा देन इट विल क्रिएट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट जनरली इंडिया में देखा जाता है, ठीक है। इंडिया जनरली एक्सपीरियंसेस इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट में इस टाइप का क्लाइमेट हो गया, खत्म हो गया। साउथ और साउथ ईस्ट में जनरली इस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, तो अगर हम देखेंगे भाई साहब डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देख नहीं रही है तो आप क्या कर रही हैं? किसका फोन है ये? आपका? ये पापा को भेजिएगा, ठीक है। मुझे कुछ नहीं मालूम एग्जाम के टाइम पे आपके पास फोन क्यों रहेगा, वाई वुड यू हैव इट? हाँ लेकिन क्यों रहेगा? डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, तो आपका भाई साहब जनरल पैटर्न है, ओवरऑल यूनिटी है, ठीक है, क्लाइमेट और वेदर में, ओके। देयर आर परसेप्टेबल रीजन वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री, तो आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस में एक कंट्री में बहुत सारे वेरिएशंस होंगे, ठीक है। जनरल पैटर्न वही है लेकिन बहुत सारे वेरिएशंस देखने को आपको मिलेंगे क्लाइमेटिक एरियाज में, ठीक है। लेट अस टेक टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर क्या है भाई साहब? एक जगह का तापमान कितना है, ठीक है, कितना ही गर्म है या कितना ही कोल्ड है। और प्रेसिपिटेशन क्या है, कितना भाई साहब वहां पे रेनफॉल या भाई साहब स्नोफॉल वगैरह हो रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन, ठीक है। ओके, सो जैसे देखो रीजनल वेरिएशंस, राजस्थान डेजर्ट है, ठीक है। इन समर द मर्करी ओकेशनली टचेस 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी तो ये कम है भाई साहब, 55 तक पहुंच जाता है, ठीक है। मर्करी टच कर रहा है मतलब टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर राजस्थान जैसे एरिया में इन समर सीजन इज अप्रोक्सीमेटली 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट, ओके। वेराज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन फालगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर चले जाएंगे उसी टाइम पे, समर के टाइम पे ही ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो टेम्परेचर, हालांकि हम इंडिया को जनरली एक मॉनसून टाइप क्लाइमेट एरिया मान रहे हैं, लेकिन इन समर राजस्थान डेजर्ट इज शोइंग अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ क्लोज टू 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड, whereas somewhere in Jammu and Kashmir during that same time we see a maximum temperature of 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं एक ही देश में कैसे वेरिएशंस है। ऑन अ विंटर नाइट temperature of Dras in Jammu and Kashmir may be as low as -45 डिग्री सेंटीग्रेड। -45 डिग्री सेंटीग्रेड, समझिए इस चीज को, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका भाई साहब पानी बर्फ बन जाता है, -45 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट ड्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो एज -45, भाई साहब ऐसे हो जाएंगे सब, ठीक है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड विद स्नो इंक्लूडिंग हाउसेज, व्हीकल्स, रोड्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस मेट गो। Thiruvananthapuram on the other hand may have a temperature of 22 degree centigrade. Thiruvananthapuram basically एक coastal area है. Again you see that there is not much of temperature variation even during winters, ठीक है। winters में जहाँ पे यहाँ पे -45 हो गया, यहाँ पे भाई साहब 22 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, ठीक है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, ओके। Regional variations, let us now look at precipitation. Precipitation is in the form of rain, obviously, ठीक है, रेन्स, स्नोफॉल्स, ठीक है, स्नो एंड हेल स्टॉर्म्स। हेल स्टॉर्म्स देखा है किसी ने? मुंबई में रहकर भाई साहब कुछ भी नहीं देखा तुमने। हेल स्टॉर्म्स मतलब क्या होता है भाई साहब, बर्फ के गोले पड़ते हैं ऐसे, ठीक है, ऊपर से। सो दीज आर हेल स्टॉर्म्स, ठीक है। रीजनल वेरिएशंस, कभी कभी भाई साहब आपके जो मतलब कांच ऊंच की चीजें होती हैं वो टूट जाती हैं, ठीक है। हेल स्टॉर्म्स में आप बाहर नहीं जा सकते, फिर इंजर्ड होके लौटेंगे, ठीक है। तो दीज आर हेल स्टॉर्म्स। देयर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फॉर्म, there are variations not only form of types of precipitation but also in the amount and seasonal distribution, ठीक है। तो seasonal distribution में भी काफी सारा फर्क है, okay। while precipitation is mostly in the form of snowfall in upper parts of Himalayas, तो आपका भाई साहब ये जो upper part of Himalaya है यहाँ पे ही ज्यादा करके आपको क्या दिखेगा, ऐसा snowfall in terms of precipitation दिखेगा, ठीक है। तो वहां पे भाई साहब पानी देखो, पानी अगर चला भी कहाँ से, बादलों से, तो वो ज़मीन से टच होने के पहले ही बर्फ़ बन जाएगा और इसलिए स्नोफॉल हो गया। समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म वही है
कि भाई साहब बर्फ से मतलब सॉरी अपने बादल से पानी गिर रहा है, लेकिन पानी के नीचे पहुंचते पहुंचते वो बर्फ बन जाएगा और बर्फ बन के ही गिर रहा है। तो यहाँ पे आपका देखो हिमालयस में ऐसा प्रेसिपिटेशन दिखता है आपको, ठीक है। प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर हिमालयस। तो अपर हिमालयस में भाई साहब इस तरीके का स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। यही चीज हमारे यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी, पानी, है ना। हमारे यहाँ पे बर्फ नहीं बरसता भाई साहब, हमारे यहाँ पे पानी बरसेगा, ठीक है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बाकी के कंट्री पे प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज रेन्स। समझ में आ रहा है? ऊपर से जो गिर रहा है बादलों से होता हुआ जमीन पे, उसी को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इन अपर हिमालयस इट्स जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्नो, वेयरएज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री इट्स जनरली इन द फॉर्म ऑफ वाटर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ओके ओके ओके। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय, ठीक है। तो मेघालय जैसे रीजन में 400 सेंटीमीटर से ज्यादा है एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। तो 10 सेंटीमीटर से भी मतलब आप देखोगे एनुअल प्रेसिपिटेशन। अभी हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन के फॉर्मेट्स में डिफरेंसेस है। कहीं पे भाई साहब स्नोफॉल हो रहा है, कहाँ पे, ग्रेटर हिमालयस में, और ज्यादा करके अलग दूसरे रीजन्स में इट इज फॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अभी हम देख रहे हैं रेनफॉल कितना है, ठीक है। लद्दाख जैसे रीजन में या वेस्टर्न राजस्थान में हार्डली 10 सेंटीमीटर का वाटर गिरता है। मतलब अगर आप साल भर से एक बाल्टी रख दोगे तो पूरे मॉनसून के सीजन में 10 सेंटीमीटर का वाटर ही उसमें कलेक्ट हो पाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, विच इज वेरी लेस, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। ये पूरा है, ठीक है, मोस्ट पार्ट। और हमारे मुंबई में खासकर पूरा जून से सितंबर के एंड तक या में थोड़ा सा अक्टूबर के इनिशियल फेज तक भी रेन्स रहेंगे, ठीक है। तो आपके ज़्यादा करके इंडिया में इस टाइम का रेनी सीजन है। बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्जर पोर्शन ऑफ इट्स रेन्स ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। तो तमिलनाडु कोस्ट में थोड़ा सा भाई साहब अक्टूबर नवंबर में भी आपको रेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। दे विल सी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, ओके। सो ये हो गया आपका टाइम के ऊपर। तो ज़्यादा करके आपका जो रेनी सीजन होता है ऑल ओवर इंडिया इज फ्रॉम जून टू सितंबर, एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु कोस्ट इट इज अराउंड अक्टूबर एंड नवंबर एज वेल, ठीक है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। जितना भी आपका कोस्टल बेल्ट है विच इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच 7500 किलोमीटर्स का हमारा कोस्टल बेल्ट है, ठीक है। इस कोस्टल बेल्ट में आपको टेम्परेचर्स में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। वाई? बिकॉज आपका सी का जो इन्फ्लुएंस है वो इसको क्लाइमेट को क्या कर देता है, मॉडरेट कर देता है। अभी देखो जैसे दिन में, ठीक है, ये समझ लो आपका वैसा, लेट्स से दिस इज लैंड एंड दिस इज सी, ठीक है। तो दिन में क्या हो रहा है, देखो लैंड, इस पे भाई साहब आपका सन का रेज आ रहा है, ये भाई साहब लैंड क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, ठीक है, इट इज बिकमिंग हॉट, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, ये जो इसके ऊपर हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। जब हवा गर्म हो जाएगी तो वो एक्सपैंड करेगी तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि इसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो गई। तो अभी हवा क्या हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा खाली क्रिएट होगा। सी में क्या है वैसा, सी के ऊपर जो हवा है वो ठंडे है, ठीक है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो अभी सी से जो है तो ब्रीज यहाँ पे ब्लो होगा। इससे क्या होगा, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है भाई साहब, ऊपर हवा जा रही है, ये रिप्लेस हो रहा है, गर्म हो गया हवा, ऊपर चला गया, सी से रिप्लेस हो गया। तो इसीलिए मॉडरेट टेम्परेचर ही रहता है। हवा गर्म होते होते इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि तब आप उस हीट को फील करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा जाएगा आपके घरों में वेंटिलेटर्स, पहले पुरातन घरों में ऐसे वेंटिलेटर्स लगे हुए थे, या स्कूल्स में भी वेंटिलेटर्स लगे हुए होते हैं। ये वेंटिलेटर्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग हैं तो यहाँ पे हवा गर्म होती जा रही है, तो ये गर्म हवा जो है तो यहाँ से निकल रही है, ठंडी हवा यहाँ से आ रही है, तो ये सर्कुलेट हो रहा है हवा, इसलिए टेम्परेचर्स बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। यही लगभग यही चीज कोस्टल एरियाज में भी हो रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द समर टाइम और ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, सन्स रेज आर फॉलिंग ऑन द लैंड, इट इज हीटिंग द एयर नियर इट, व्हाट इज हैपनिंग, द एयर इज एक्सपैंडिंग, हीट की वजह से एयर एक्सपैंड हो रहा है, मतलब इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, मतलब उसका डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो लेस डेंस एयर गोज अप एंड हाइयर डेंसिटी ऑफ एयर विल रिप्लेस इट। हाइयर डेंसिटी ऑफ एयर कहाँ से आएगा, समुद्र के ऊपर जो हवा है दैट इज ऑफ हाइयर डेंसिटी, इट विल रिप्लेस दिस एयर। अभी फिर से ये भी हीटेड अप हो गया, ये ऊपर चला गया, फिर से अगेन देयर इज हाइयर डेंसिटी ऑफ एयर फ्रॉम द सीज और ओशंस व्हिच रिप्लेसेस इट। सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम टेम्परेचर्स आर नॉट दैट हाई, ठीक है।
आपके इवनिंग टाइम में या ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या हो रहा है ये देख लीजिए। यहाँ पे सी है, यहाँ पे लैंड है। ओके, नाइट टाइम में भाई साहब यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। नाइट टाइम में यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर लेस है। सो व्हाट विल हैपन नाउ, दिस विल राइज एंड दिस विल गेट रिप्लेस्ड, जैसे दिस विल राइज दिस विल गेट रिप्लेस्ड, उल्टा हो जाएगा। तो कोस्टल एरियाज में ड्यूरिंग डे एंड नाइट not extremes of temperatures are basically seen, not much of extreme temperatures are seen. Clear है पीपलम? any questions some पीपलम? तो आप देखोगे कोस्टल बेल्ट्स में सिवाय इसके कि बहुत ज़्यादा बारिश, आप ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी एक्सपीरियंस करेंगे। यू विल नॉट बी एक्सपीरियंसिंग टू मच ऑफ ईदर temperatures in terms of summer season, nor in temperatures in terms of the winter season. Any questions are people? Because C is a controller here. यहाँ पे C जो है वो कंट्रोल कर रहा है टेम्परेचर्स को, लैंड के टेम्परेचर्स को C कंट्रोल कर रहा है। Any questions are people? Any doubts so far? Okay. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. लेकिन जैसे जैसे भाई साहब आप कंट्री के अंदर जाते जाएंगे यू विल सी अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। भाई साहब टेम्परेचर्स एक्सट्रीम होते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। कहीं कहीं पे माइनस में जा रहा है भाई साहब, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अभी आपने देखा कि भाई साहब -45 डिग्री चला जाता है। राजस्थान में आपने देखा भाई साहब 55 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 55 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है ड्यूरिंग समर सीजन। सो दीज आर कॉन्ट्रास्ट दैट यू विल जनरली सी, ठीक है। सो सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। रेनफॉल डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलॉन्ग द नॉर्दर्न प्लेन। तो जैसे जैसे भाई साहब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं ये रेनफॉल डिक्रीज होता जाता है। क्यों ऐसा होता जाएगा बोलो? देखो रेन हमको कहाँ से मिलता है? समुंदर से। समुंदर का पानी भाई साहब बादल बनकर रेन बनता रहा है, ठीक है। आप देखोगे जब ये रेन लोडेड क्लाउड्स आर कमिंग हियर, मोस्ट ऑफ द रेन्स आर रिसीव्ड इन मुंबई एंड नियर बाई एरियाज, कोस्टल एरियाज। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे। अभी वेस्टर्न घाट्स भाई साहब ऊंचे ऊंचे घाट्स हैं, दीज आर बेसिकली हिली एरियाज। तो ये जो आपका बादल है इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बादल का ज़्यादा पानी यहाँ पे बरस जा रहा है ना। बादल अगर इसको क्रॉस कर जाता तो हमको उतना पानी नहीं मिलता था, ठीक है। वी वुड हैव हार्डली गॉट एनी अमाउंट ऑफ रेन। क्या हो रहा है देखो, ये आपका माउंटेन है, ये भाई साहब बादल आ रहा है, एक बादल आया, दूसरा बादल आया, तीसरा, अभी भाई साहब बादल की डेंसिटी बहुत बढ़ गई तो यहाँ पे भाई साहब रेन्स होने लगे। ये जो एरिया है ये रेन शैडो एरिया, यहाँ पे भाई साहब रेन्स नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि सारा रेन तो इधर ही हो जा रहा है। आप अक्सर देखोगे विदर्भ जो महाराष्ट्र का पार्ट है और जहाँ पे काफ़ी सारे फार्मर्स ने सुसाइड किया है। क्यों? क्योंकि उनका फार्मिंग नहीं चल रहा, उनके पास पानी नहीं है, ठीक है। वाई बीइंग अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड स्टेइंग इन मुंबई you experience 4 months of continuous rains, whereas being a part of Maharashtra, Vidarbha is not getting enough of rains to produce agriculture. Why is this happening? This is happening because it is falling in the rain shadow region, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो अभी देखो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से जो आपका रेन लोडेड क्लाउड्स हैं ये जा रहे भाई साहब सब जगह बरसात करते हुए जा रहे। जब तक ये राजस्थान में पहुँचते इनके पास कुछ नहीं बचता, ठीक है। बाय द टाइम दे रीच राजस्थान दे हैव नथिंग इन टर्म्स ऑफ वाटर कंटेंट इन देम, सो देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल इन दीज रीजन्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है। सो देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल इन दीज रीजन्स, ठीक है। These variations have given rise to variety in the lives of people. So ये भाई साहब आपके जो वेरिएशंस है अलग अलग वैरायटीज में लोग रहते हैं। तो आपके क्लाइमेट के हिसाब से देखो लोगों का खाना पीना रहना सहना हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर भाई साहब आप एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहते होंगे, लेट्स से इफ़ यू स्टे इन राजस्थान यू विल जनरली बी वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। यू विल जनरली बी स्टेइंग इंडोर्स देन स्टेइंग आउटडोर्स। अगर आप भाई साहब you are staying somewhere in the Himalayan regions, then you will be having warm clothes like jackets and ये सब आपके पास होंगे, वुलन क्लोथ्स होंगे। यहाँ पे अगर आप रहते होंगे तो आपको अम्ब्रेलास और रेन कोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से लोगों का खाना पीना भी होता है, अपने क्लाइमेट के हिसाब से ही उनका खाना पीना भी हो जाता है, ठीक है। सो क्लाइमेट एंड वेदर के हिसाब से काफ़ी सारे वेरिएशंस लाइफस्टाइल में आते हैं, ठीक है। इट इज़ इन टर्म्स ऑफ द फूड दैट दे ईट। तो आपका भाई साहब आप देखोगे भारत के अलग अलग जगहों में लोगों की खाने की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग है। यू गेट डिफरेंट डिशेज एट डिफरेंट प्लेसेस। द रीजन वाई दीज डिशेज हैव इवॉल्व्ड over a period of time is because of their popularity of course and because
ऑफ द प्लेस टू विच दे बिलोंग, किस प्लेस में ये बेसिकली बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो इट इज इन टर्म्स ऑफ द फूड दैट दे ईट, द फूड दैट दे ईट, द क्लोथ्स दैट दे वेयर, किस टाइप के क्लोथ्स ये पहनते हैं, ठीक है। राजस्थान एरियाज में अलग टाइप के क्लोथ्स पहनेंगे लोग और हिमाचल में अलग टाइप के क्लोथ्स पहनेंगे, सो दे वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। इट इज इन टर्म्स एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेज दे लिव इन, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के हाउसेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आसाम या अरुणाचल प्रदेश जैसे जगहों पे चले जाओगे जहाँ पे वेदर एक्सट्रीमिटी इज देयर इन टर्म्स ऑफ रेन, वहाँ पे भाई साहब ऐसा स्लोपिंग हाउसेज मिलेंगे आपको, ताकि जो स्नो गिर रहा है या रेन गिर रहा है वो भाई साहब ऐसे नीचे चला जाए, ना कि छत पे इकट्ठा हो, ठीक है। सो इस तरह से स्लोपिंग हाउसेज मिलेंगे। पहाड़ी एरियाज में आपको हमेशा स्लोप वाले हाउसेज मिलेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो छत मिलेंगे वो फ्लैट छत मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उन जगहों पे ऐसे स्लोपिंग एरियाज मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे भाई साहब ये जो प्रेसिपिटेशन है वो ज़्यादा करके आपके स्नो के टर्म्स में, वहाँ पे इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो पेड़े उगते हैं उनमें भी ऐसा स्लोप रहता है ताकि पूरा बर्फ जो है तो ड्रेन आउट हो जाए। Are we clear on this one, people? So adaptations are there in nature and adaptations are also there amongst human beings as per the climate. Okay, adaptations are there. We have evolved in our food habits, we have evolved in our lifestyles, and we have evolved in our houses as well as per the climate or weather to which we belong. Clear? Are we clear on this one, people? Okay. Okay, so देखो यहाँ पे क्लाइमेट और वेदर किन किन चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। सो क्लाइमेट एंड वेदर इन्फ्लुएंसेस व्हाट अदर थिंग्स। तो ऑब्वियसली क्लाइमेट एंड वेदर किन किन चीजों को इन्फ्लुएंस करेगा, पहला तो आपका भाई साहब फूड को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। उसके बाद भाई साहब आपके हाउसिंग को इन्फ्लुएंस करेगा, इट विल बेसिकली इन्फ्लुएंस योर हाउसिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके गारमेंट्स पे आपके द चॉइस ऑफ गारमेंट्स दैट यू वेयर, इस पे तो इम्पैक्ट आएगा ही, ठीक है। किस तरह के कपड़े आप पहनते हैं वो डिपेंड करता है किस तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स पे आप रहते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल समबडी स्टेइंग इन मे बी जम्मू एंड कश्मीर और इन हायर हिमालयस, तो आपने देखा रहेगा जम्मू एंड कश्मीर के लोग वैसा कंबल जैसा कुछ पहनते हैं, है ना। तो उनका वैसा दैट इज बेसिकली टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम कैचिंग कोल्ड, ठीक है। सो इसी तरह से भाई साहब अगर कोई प्लेन एरियाज में रहता है तो ये कॉटन का कपड़े पहनते हैं हम। तो अलग अलग जगहों के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस के हिसाब से पीपल, फूड, हाउसिंग इनका होता है। सो इट इज इन टर्म्स एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेज दैट दे लिव इन, तो ये हाउसिंग भी इम्पैक्ट होता है। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। 6 ऐसी चीजें हैं जो एक जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। क्या क्या है भाई साहब? आपका लैटिट्यूड। नाउ व्हाट इज लैटिट्यूड? एनीवन? तो आपका भाई साहब ये अर्थ है, देखो ये अर्थ का ना हमने विभाजन किया हुआ है, ये आपके लैटिट्यूड्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और आपके भाई साहब होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ये आपके वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स? ओके, अभी जो लैटिट्यूड्स होते हैं भाई साहब, जितना आप इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे या जितना आप इक्वेटर से नीचे आते जाएंगे उतना ही भाई साहब आपका टेम्परेचर में वेरिएशंस आते रहेंगे, ठीक है। द हायर विल बी द वेरिएशंस इफ यू आर गोइंग अप और इफ यू आर गोइंग डाउन, ठीक है। सो ये ऐसे टेम्परेचर में ऐसे आपके वेरिएशंस आएंगे। आना है तो आ जाओ, नहीं है चलो, तो ये भाई साहब ऊपर और नीचे, तो ऊपर और नीचे मतलब इक्वेटर के जितना आप ऊपर जाएंगे या जितना नीचे आएंगे उतना ही आपको टेम्परेचर में वेरिएशंस दिखेंगे। तो दीज आर लैटिट्यूडनल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। सो आप अर्थ के किस जगह पे हैं और उस जगह का लैटिट्यूड क्या है उसके ऊपर भाई साहब, अरे दरवाजा खोल देना बेटा, जिसको ना आगे दिखता है ना पीछे दिखता है, पता नहीं कैसा है। कॉफी वाला बोतल, थैंक यू सो मच। ओके, सो आपका ये जो लैटिट्यूड है दिस बिकम्स अ डिटरमाइनर। तो लैटिट्यूड बेसिकली होता क्या है, आपके किसी भी जगह का अगर आपको लैटिट्यूड मालूम रहेगा तो तकरीबन उस जगह का जो क्लाइमेट है वो आप लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। उस जगह का जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट में भाई साहब कितना मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स हैं, कितनी ह्यूमिडिटी होगी, कितना रेनफॉल होगा, लगभग आप तय कर सकते हैं, ठीक है। सो लैटिट्यूडनल इन्फ्लुएंस होता है। ओके, दूसरा होता है भाई साहब आपका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब सी लेवल से आप कितने ऊपर हैं। जितना आप सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे उतना ही भाई साहब आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों भी इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है।
टेम्परेचर तो पहला इन्फ्लुएंस होगा। टेम्परेचर मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका डिप डाउन होता जाएगा, पहाड़ी एरिया में जितना आप जाते जाएंगे टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा, और प्लस प्रेशर भी ड्रॉप होता जाएगा। सो बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर एज फैक्टर्स विल बी इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये हो गया आपका ऑल्टीट्यूड। देन वी हैव प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो आपका प्रेशर कितना डेवलप होता है, कैसा विंड सिस्टम है, ये भी इंपैक्ट करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कितना दूरी है सी से, ठीक है। हाउ फार अवे इज इट फ्रॉम द सी, जितना आपका सी से दूरी होगा उतना ज़्यादा भाई साहब एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुंबई में आप ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं देखेंगे। कौन ये चिड़चिड़ आवाज़ कर रहा है भाई साहब? मुंबई में आप ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं देखेंगे, बट मुंबई से थोड़ा ही दूर पुणे में अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी सारा टेम्परेचर का डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि पुणे प्योरली एक कोस्टल एरिया नहीं है, ठीक है। मुंबई इज़ अ कोस्टल एरिया। सो एज एंड व्हेन यू गो डीपर away from the sea, you will see more extremes of the climate, because sea has a great influence on the temperature of the land. It regulates and moderates the temperatures that exist on the land surface, ठीक है। Distance from the sea, ocean currents कैसे होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे आप देखोगे अक्सर मतलब ओशन स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है, सुनामी टाइप्स के आते रहते हैं, तो यहाँ पे ओशन करेंट्स का भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। दे गेट इन्फ्लुएंस बाय ओशन करेंट्स। देन रिलीफ फीचर्स मतलब आपका लैंडस्केप कैसा है वैसा, ठीक है। हाउ इज द लैंडस्केप, अगर आपका डेजर्ट एरिया है या वैसा माउंटेनियस एरिया है या प्लेन एरिया है, ऑल दीज ऑल्सो बेसिकली मैटर। तो आपके इन सारे फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा क्लाइमेटिक कंडीशंस में। तो पहली बात कर रहे हैं हम किसकी, लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। तो ये भाई साहब आपका एक मतलब दिस इज द एक्सिस ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। ये भाई साहब आपका सन है, इतना पास नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है। तो ये आपका सन है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी सन से जो रेज आ रहे हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे अभी आ रहे हैं, लेकिन जब ये अर्थ इधर आ जाएगा तो इधर बहुत कम आएगा, इधर साउथ में ज्यादा आएगा, है ना। तो नॉर्थ में शायद अभी आ रहे होंगे रेस, लेकिन साउथ में आपका देखो बहुत कम रेज आएंगे, इक्वेटर में आपका आता रहेगा। यही जब अर्थ इधर आ गया समझो तो इक्वेटर में भरपूर आ रहा है, ठीक है, फिर ऐसे आ गया। तो जैसे जैसे पोजिशंस चेंज होती जाएंगी, द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट इज रिसीव्ड हियर और हियर विल वेरी। तो आपके नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स में करीबन 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात होती है, ठीक है। लगातार 6 महीनों तक दिन चलता है। कैसे, देखो अभी देखो क्या यहाँ पे सन के रेज इस जगह पे पहुंच पा रहे हैं, बताओ, यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं सन के रेज, नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, परमानेंट रात होगी भाई साहब, ठीक है। तो 6 महीने भाई साहब आपका ऐसे रात चलता रहेगा, फिर जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा फिर भाई साहब दिन, 6 महीने भाई साहब दिन चलेगा, ऐसा होगा, ठीक है। नॉर्दर्न एरियाज में फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड एंड ऑल, इफ यू सी, या नॉर्दर्न एकदम जो नॉर्दर्न पार्ट्स में हैं उन जगहों पे 6 महीने लगातार दिन होता है या 6 महीने रात होती है, ठीक है, और इसके वजह से होता है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी मात्रा में हीट कहाँ पे मिल रहा है, हमेशा किसको हीट मिलता रहेगा या हमेशा किसको सन रेज मिलते रहेंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इट विल बी द इक्वेटोरियल रीजन। तो ये जो पूरा घूम रहा है इस इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा सनलाइट आती रहेगी, ठीक है। सो ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ का कर्वेचर कुछ इस कदर है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। तो जितना अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है वो लैटिट्यूड के हिसाब से भाई साहब ऊपर नीचे होता रहता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो लैटिट्यूड बेसिकली क्या है, देखो ये ऐसे डिविजन्स ऑफ लाइंस हैं, दीज आर हॉरिजॉन्टल डिविजन्स ऑफ द अर्थ। तो हॉरिजॉन्टली भाई साहब अर्थ को डिवाइड किया गया है और ये हो गया आपका लैटिट्यूड, दिस इज बेसिकली द लैटिट्यूड, ठीक है। सन्स रेज फॉल वर्टिकली ओवर इक्वेटोरियल रीजन, हेंस इट इज वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर। तो इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा सन के रेज वर्टिकली आएंगे। वो देखो अर्थ ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ये घूमा, ठीक है। तो ये पूरे घूमने में अर्थ ऐसे अपने एक्सिस पे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ये अपने एक्सिस पे ऐसे जा रहा है। तो इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा डायरेक्ट सन रेज आएंगे, इसमें कोई मतलब ऊपर नीचे होएगा ही नहीं। तो इक्वेटोरियल सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द इक्वेटोरियल रीजन, हेंस इट इज वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर इट इज हॉट, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो जितने भी आपके कंट्रीज, रीजन्स, स्टेट्स या भाई साहब आइलैंड्स जो भी हों, अगर इक्वेटोरियल रीजन में होंगे दे विल रिसीव एन एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट, हेंस देयर टेम्परेचर्स विल बी हॉट थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर उनके टेम्परेचर्स हॉट रहेंगे। क्लियर है, क्लियर है, ओके। Whereas poles receive slant rays of the sun,
तो पोल्स में आपके स्लांट रेज ऑफ द सन होते हैं, इसीलिए वहां पे उतना टेम्परेचर नहीं होता है। डायरेक्टली सन के रेज और पोल्स में जो रेज जा रहे हैं, आपको देखो इस एरिया में जो ये देखो सन का रे आया यहाँ पे, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में, और सन का रे गया यहाँ पे, तो आपका भाई साहब इतना रे क्या हो गया, इतने देर बाद यहाँ पे पहुंच रहा है, और ये भाई साहब थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स है, जिसके वजह से यहाँ पे स्लांटिंग रेज आ रही है। स्लांटिंग रेज की एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जिसके वजह से आपके नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल्स में आपके टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। दीज आर बेसिकली आइस कवर्ड कंट्रीज ज्यादा करके। एंटार्क्टिका देखो आपका भाई साहब पूरा टाइम आइस से कवर्ड है, क्यों? क्योंकि वहां पे हमेशा स्लांटिंग रेज ऑफ द सन है, सो दैट इज द रीजन इट इज बेसिकली। तो ये हो गया आपका वेरस पोल्स रिसीव स्लांट रेज ऑफ द सन, ठीक है। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो एयर का जो टेम्परेचर है वो आपका धीरे धीरे कम होता रहता है। एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। क्लियर क्लियर क्लियर। एज वी गो हायर इन द एटमॉस्फेयर, तो आपने लैटिट्यूड का इन्फ्लुएंस देखा, जैसे जैसे वैसा आपका सबसे हॉटेस्ट रीजन कौन सा रहेगा? द हॉटेस्ट रीजन विल बी द इक्वेटोरियल रीजन्स। As we go from the equator to the poles, the temperature will drop because in the equator we receive direct rays of the sunlight, direct rays of sunlight. Whereas as we go towards the poles, we will receive slanting rays, और ये slanting rays का influence ज़्यादा कम होता है, ठीक है? Okay, altitude. As we go higher in the atmosphere from the sea level, air pressure and air temperature decreases. So जैसे जैसे भाई साहब हम ऊपर जाते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, एयर टेम्परेचर और एयर प्रेशर दोनों भी भाई साहब आपका क्या होता रहता है? कम होता रहता है, ठीक है। एयर प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो एयर का जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और एयर का जो टेम्परेचर है दैट आल्सो विल डिक्रीज। क्लियर 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 पीपल हम? ओके ओके ओके। एज मैन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है, हायर ऑल्टीट्यूड्स में आपका क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे कम डेंस होता जाएगा, और जब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो भी कम होता जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल आल्सो रिड्यूस। इसीलिए बहुत हायर ऑल्टीट्यूड्स में जो माउंटेनियर्स लेट्स से हिमालयस वगैरह क्लाइंब कर रहे हैं, उनको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेशर हाई है तो ऑक्सीजन हमारे अंदर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे उतना हाई प्रेशर नहीं है, वहाँ पे लो प्रेशर है। तो इसीलिए ऑक्सीजन को ज़बरदस्ती इनहेल करने के लिए आपको अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, ठीक है। सो हायर ऑल्टीट्यूड्स में प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर भी ड्रॉप डाउन होता है, ठीक है, टेम्परेचर भी ड्रॉप डाउन। द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। इन हायर ऑल्टीट्यूड्स बोथ विल फॉल, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेंसिटी अगर फॉल होगा तो प्रेशर भी फॉल हो जाएगा। सो प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी विथ राइजिंग ऑल्टीट्यूड विल कीप ऑन फॉलिंग, ठीक है। The hills are therefore cooler during summers. तो आपके हिल्स जो होते हैं कूलर होते हैं ड्यूरिंग समर्स। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे जैसे आप भाई साहब किसी कोस्टल एरिया से या सी से दूर, हाँ तुम उधर अटेंडेंस दो, रस्तों में अटेंडेंस दो भाई साहब, बाइक्स गिनो, यहाँ पे उनका आंख दुखता है और उधर पता नहीं। डिस्टेंस फ्रॉम सी, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एनएचपीएस का भाई साहब सिलेबस आ गया है, टाइम टेबल आ गया है, लेकिन तेरी तरफ से अभी तक आया नहीं मुझे। मेरे बाकी जितने भी एनएचपीएस स्टूडेंट्स हैं उनका सबके तरफ से आ गया है। अभी मैं 3-4 दिन तक तुमको रिमाइंडर देता रहूंगा, फिर तुमको याद आएगा अच्छा ये करना है तब भेजना है। इन लोगों का तो एग्जाम भी दूर है, लेकिन इन लोगों का आ गया है मुझे। Distance from the sea also plays an important role in determining the climate of any place. कितना हम दूर हैं सी लेवल से वो भी एक important role play करता है। During the day, the land along the coastline gets heated faster than the sea water. तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो this is basically the land और यहाँ पे sun के rays directly receive हो रहे हैं, तो यहाँ पे rate of heat transfer ज़्यादा है, जिसके वजह से इसके ऊपर का जो air है that gets heated up and it starts rising. तो सी के ऊपर जो एयर है दैट इज कूलर, ये बराबर इसको रिप्लेस करता रहेगा। ये ऊपर जाएगा, इसने इसको रिप्लेस कर दिया, फिर से ये ऊपर हीटेड करके चला गया, इसने इसको रिप्लेस कर दिया। सो ड्यूरिंग द डे द लैंड अलोंग द कोस्ट लाइन गेट्स हीटेड फास्टर
than the sea water, ठीक है. Therefore the air on the land becomes hotter. तो एयर भाई साहब लैंड पे क्या हो जाएगा, हॉटर, एंड द एयर प्रेशर इज लो. एयर की प्रेशर भी भाई साहब कम हो जाएगी. द एयर प्रेशर विल बिकम लो, ठीक है. द सी वाटर गेट्स हीटेड स्लोली एंड दैट इज वाई द एयर देयर इज लेस हॉट एंड द एयर प्रेशर इज हाई. तो यहाँ पे भाई साहब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. लो प्रेशर क्यों क्रिएट होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जमीन के ऊपर जो एयर है वो हीट अप हो रहा है. एक तो ऊपर से सन आ रहा है प्लस अर्थ का ज्यादा हीट अप हो रहा है, लेस वो एक्सपैंड हो रहा है, लेस डेंस हो रहा है तो ऊपर चला जा रहा है. तो इसीलिए भाई साहब एयर की डेंसिटी यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है. तो इट विल बी हैविंग लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी. जो समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी के ऊपर का जो एयर है वहाँ पे डेंसिटी भी ज्यादा है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे लेस है, ठीक है. हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी होगी तो क्या होगा भाई साहब, इधर से कंटिन्यूसली ब्रीज फ्लो होगा. कंटिन्यूसली देयर विल बी अ फ्लो ऑफ ब्रीज टू इक्वेट द प्रेशर. क्योंकि आपका फ्लूइड्स जो होते हैं, फ्लूइड्स मीन्स गैसेज एंड लिक्विड्स, ठीक है. तो जितने भी आपके गैसेज हैं और लिक्विड्स हैं दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर. So fluids, which means gases and liquids, they will always flow from a region of higher pressure to a region of lower pressure. तो यहाँ से भाई साहब हाई प्रेशर से किस तरफ जाएंगे, लो प्रेशर की तरफ. Are we clear to this one people? समझम. Okay. So there will be a continuous flow of breeze or air from the air above sea to the air above land. ठीक है, high pressure to lower pressure. So at night land cools down faster than sea. ठीक है. एट नाइट जो आपका लैंड हो जाएगा दिस विल बेसिकली कूल डाउन फास्टर देन सी. ये जल्दी ठंडा होने लगेगा, ठीक है. क्यों, क्योंकि भाई साहब आपका अभी नाइट के टाइम पे दिस इज कूल डाउन, ठीक है, दिस इज कूल डाउन, देयरफॉर द एयर प्रेशर इज हायर ऑन लैंड. तो आपका भाई साहब यहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा है तो अभी लैंड से एयर इधर फ्लो होगा इन द नाइट, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, द एयर प्रेशर ऑन द सी इज कंपैरेटिवली लो. तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, the breeze will flow from the land to the sea, ठीक है. so ये आपका भाई साहब हो जाएगा, this will flow. that is why coastal places have a moderate climate. so there is a continuous flow of breeze or air or wind from the sea to the land during the day and the reverse happens during the night, ठीक है. the breeze or the air or the wind flows from the land towards the sea. so this chain continuously does what, keeps the temperatures as cool, ठीक है. ये आपका टेम्परेचर भाई साहब आपका कूल रहेगा, क्लियर है. दैट इज वाई कोस्टल एरियाज हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. तो कोस्टल एरियाज का क्या हो जाएगा, मॉडरेट क्लाइमेट. एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस, ठीक है. तो जैसे जैसे भाई साहब आपका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, आप जैसे जैसे अंदर जाते रहेंगे, सी से दूर जाते रहेंगे तो सी का इन्फ्लुएंस भी कम होता जाएगा. सी किस तरह से टेम्परेचर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ना ही ज्यादा गर्मी होने दे रहा है और ना ही ज्यादा ठंडी को डेवलप होने दे रहा है, ठीक है. ठंडी क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है, क्योंकि भाई साहब रात को इधर से इधर हवा जा रहा है, सुबह इधर से इधर हवा आ रही है. तो इस तरह से आपके सी या कोस्टल एरियाज का क्लाइमेट संतुलन में रह रहा है. जैसे जैसे आपका डिस्टेंस सी से बढ़ता जाएगा, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस. तो सी की वजह से आपका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता रहेगा. सो एज यू मूव इन द इंटीरियर्स of India or a particular region or a place, what will happen, the moderating influence will increase, ठीक है. and the people experience extreme weather conditions. so when you go inside, ठीक है, you will experience extreme weather conditions. this condition is known as continuality, ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है, it is very hot during summers and very cold during winters. so during summers the temperatures will go super high, ठीक है. तो आपके टेम्परेचर जो होंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, they will go super high. during summers the temperatures will go super high and during winters the temperatures will go super low, ठीक है. क्यों ऐसा होगा भाई साहब, क्योंकि आपका जो सी का इन्फ्लुएंस है, सी का हमेशा क्या रहता है, सी का हमेशा आपका क्या रहता है भाई साहब, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है. सी का होता है भाई साहब आपका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस. सी विल ऑलवेज एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस. और जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाते रहेंगे इन द इंटीरियर्स, ठीक है, आपका ये इन्फ्लुएंस जाता रहेगा, ठीक है. So very hot during the summers and very cold during the winters. रिलीफ मतलब क्या होता है भाई साहब, रिलीफ मीन्स लैंड फॉर्म्स, ठीक है. कहीं कहीं पे प्लेटू है, कहीं कहीं पे हिली एरियाज है, कहीं कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं कहीं पे भाई साहब स्नो क्लैडेड माउंटेन्स हैं. तो इस तरह के रिलीफ फीचर्स से भी काफी सारा क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज होता रहता है, ठीक है. सो रिलीफ फीचर्स इट प्लेज अ मेजर रोल इन डिटर्मिनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. हाई माउंटेन एक्ट एज बैरियर्स फॉर हॉट और कोल्ड विंड्स.
आपको दिखेगा जैसे टिबेट जो है, टिबेट एक ऐसा कंट्री है जो ड्राई है लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत ठंडे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो हिमालयस है वो ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, विंड्स को ब्लॉक कर रहा है, बिकॉज ऑफ विच टिबेट लाइज इन एन एरिड एरिया, ठीक है। सो इसी तरह से अगर आपका रिलीफ फीचर कुछ ऐसा है कि यू हैव गॉट हाई माउंटेन्स, देन इट विल ब्लॉक बोथ कोल्ड और हॉट विंड्स, ठीक है, दोनों भी विंड्स को ये भाई साहब रोकेगा, ठीक है, ओके। सो हिमालयस बेसिकली देखोगे अगर, हिमालयस प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ। तो हिमालयस इतना बड़ा एक माउंटेन रेंज है जो पूरे जो नॉर्थ से जो कोल्ड विंड्स आ रहे हैं उनको रोक देता है, ठीक है। द रिलीफ में ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन, तो इससे भाई साहब क्या होगा, स्नोफॉल होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। इफ माउंटेन्स आर हाई एनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेयरिंग विंड्स, द विंडवर्ड साइड गेट्स हैवी प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अगर माउंटेन्स बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं, हाई एनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेयरिंग विंड्स, और रेन के विंड्स के पाथ में लाई करते हैं, अगर माउंटेन्स हैं एंड दे आर इन द वे ऑफ रेन बेयरिंग विंड्स, समझ लो ये आपके भाई साहब पहाड़ है, और ये पहाड़ कहाँ पे लोकेटेड है, रेन बेयरिंग विंड्स। अभी यहाँ पे भाई साहब आपके विंड्स हैं, तो विंड्स है तो भाई साहब आपके क्लाउड्स भी होंगे, और ये आपके रेन बेयरिंग क्लाउड्स है, तो रेन बेयरिंग क्लाउड्स विल बी स्टॉप्ड बाय द माउंटेनियस एरियाज। तो सारा जो आपका बारिश है ये इधर ही पड़ जाएगा, ठीक है। ये विंडवर्ड साइड हो गया, मतलब इधर से बादल आ रहा है, माउंटेनियस एरियाज हैं, क्योंकि बादल जो है तो हाई माउंटेनियस एरियाज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये बादल जो है तो इन एरिया से टकराकर पूरा बारिश यहाँ पे बरसा देंगे। ये वाला जो रीजन होगा, इट इज नॉट गोइंग टू रिसीव दैट मच अमाउंट ऑफ रेन एंड दिस इज कॉल्ड द रेन शैडो एरिया। ज़्यादा करके ये वाला एरिया आपका डेजर्ट एरिया में परिवर्तित हो जाएगा, सिर्फ एक कारण के लिए, क्योंकि बीच में पहाड़ आ गया है। जैसे अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स की वजह से आपके जो ये यू नो दीज आर नॉट एबल टू क्रॉस, बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन, ये वेस्टर्न घाट्स भाई साहब इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वेस्टर्न घाट्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन विल फॉल हेयर ओनली, ठीक है। इसकी वजह से आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन इधर ही फॉल हो जाएगा, उधर नहीं जा पाएगा, ठीक है। इट विल नॉट बी एबल टू गो देयर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता, ठीक है। Whereas the leeward side remains dry, तो इसको हम बोलेंगे leeward side which basically remains dry, leeward side remains dry, ठीक है। So आपका देखो ocean currents, now how does ocean current influence, ocean currents का क्या influence होता है, ठीक है, how does ocean currents influence, तो आपका इक्वेटर है, an ocean current is any permanent or continuous directed movement of ocean water, तो ocean water का movement है basically ocean currents, ठीक है। तो आपका देखो ये ocean currents है,